सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि जिस चीज का आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे फाइनली वो चीज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 के सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, एग्जाम्स जो आपके होते हैं साइंस 1 के 40 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है उसमें 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूरा पूरा डायग्राम के बेस पे होते हैं, यानी डायग्राम दिया है उसका कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ एक्टिविटी दिया है उसका कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। सेम होता है क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स के लिए आ जाता है। यानी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कम से कम 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ आपको एक्टिविटी और डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अब वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में से आते हैं, ये सारी चीज की जानकारी आज आप इस वीडियो से लेकर आ जाओगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। करेक्ट है, पिछले साल वाले बच्चों को भी बताया था, आपको भी बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपका 90% का सपना पूरा हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने भी इस साल स्लोगन चलाया हुआ है कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। तो ये जो सपना है ना, ये आप लोग पूरा कर सकोगे अपने लिए, तो उसके लिए मेहनत करना है और कमेंट में लिख देना है यस सर अब की बार 90 पार होगा विथ JR ट्यूटोरियल्स होगा। फटाफट से सारे वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं उसको भी देखना स्टार्ट कर दो 2x की स्पीड पे, और जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ना वो सारे वीडियोस देखना और दोस्तों को शेयर करना। इतना तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो क्वेश्चन होगा साइंस 1 के लिए, सेम उसी प्रकार साइंस 2 के लिए भी मैंने जस्ट एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने साइंस 2 का नहीं देखा चेकआउट कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए जरूरी क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ डायरेक्टली हम अपलोड करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मासेस दिए हुए M1 M2, 2 फोर्स दिए हुए, द डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस इज नथिंग बट D, ये दिया हुआ। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई क्या क्वेश्चन है ये कितना इजी क्वेश्चन है कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स, ये आप जानते हो। और ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ऑलरेडी पता है आपको, F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कांस्टेंट वैल्यू दैट इज G, एंड G इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो याद रखना ये चीज, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। साथ ही में इसी के ऊपर ना एक और क्वेश्चन पूछा था, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था कि एक पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको सिर्फ न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने का मिलेगा, और एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज इज ट्रिपल्ड हाउ विल बी द GF। GF मतलब वो नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है यहां पे। तो हाउ विल बी द GF बिटवीन द देम चेंज, यानी कि इसमें क्या पूछा है कि अगर जो हमारा डिस्टेंस होता है जैसे F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर जो फॉर्मूला है हमारा, इसका अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, यानी D के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3D का स्क्वायर लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि रिलेशन आ जाएगा G M1 इंटू M2 अपॉन 9D स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रिपल करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसके हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 गुना हो रहा है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि अगर कोई एक मास का डबल कर दो, यानी उसका वैल्यू डबल कर दो तो क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा कि यहाँ पे 2m1 हो जाएगा ना, एक मास को मैंने डबल कर दिया यानी 2m1 हो गया, तो बाकी चीज सेम रहेगी, 2 आगे आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 अपॉन D स्क्वायर। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा और कुछ जो भी वैल्यू होगा वो अलग से निकल के आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना भी बता दोगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया। और क्वेश्चन से फटाफट से ले लेते हैं। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, नेम द डिफेक्ट। आपका इसको आप देखोगे तो ये कौन सा डिफेक्ट है, ये है आपका नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है फार साइटेडनेस। ठीक है ना, ये हाइपरमेट्रोप है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना वो रेटिना के सामने होता है। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन रेटिना के सामने होता है और यहाँ पे रेटिना के पीछे होता है इमेज फॉर्मेशन। तो याद रखना कि इमेज फॉर्मेशन अगर रेटिना के सामने हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज याद रखो, इमेज फॉर्मेशन रेटिना के सामने हो रहा है तो वो कौन सा होता है, मायोपिया होता है, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है ना, और एक होता है जो रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन करता है वो होता है आपका फार साइटेडनेस, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। एंड अगर मुझे इसको करेक्ट करना है, यानी ऐसा मैं कौन सा लेंस अप्लाई करूं, चश्मा कौन सा लेंस का बनेगा कि वह उसको करेक्ट कर सकूं, तो वो कौन सा लेंस होता है। मायोपिया के केस में कॉन्केव लेंस लगाना पड़ता है और हाइपरमेट्रोपिया के केस में कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है, इसको अगर आप बाय हार्ट कर लोगे तो सारी चीजें सिंपल हो जाएगी।
इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन आता है हीट चैप्टर में से, देखो ये आपको पता ही है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है ना, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, करेक्ट है। ये आपको पहले से ही पता है, ये चैप्टर को भी मैंने 10 दफा पढ़ाया है यार, लाइव में भी पढ़ाया है, अभी तो उड़ान बैच भी आने वाला है, उसमें भी वापस से रिवाइज होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेकिन ये बताता है लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि यहां से यहां आपका जो था पहले जो आइस था, ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड बना, फिर यहां से गैस बन जाएगा, ठीक है, तो यहां पे सॉलिड था, लिक्विड था, फिर यहां पे गैस हो गया, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट, यहां पे जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है ना, इतना यहां से लेके यहां तक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी यहां से यहां तक बर्फ जो होगा वो धीरे धीरे करके 4 डिग्री तक आएगा और पिघलेगा, और फिर यहां से आपका टेम्परेचर जो है बढ़ते 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 100 तक जाएगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो बीसी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100, यानी 0 से 100 पे कैसे वो राइज हो रहा है, ये बीसी का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके, अब क्या है नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ये क्या दिख रहा है आप लोग को, ये क्या दिख रहा है, कौन बताएगा ये क्या दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेट है इसके बीच में मोटर दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब एक्सल दिख रहा है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको पता ही है कि इट इज प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है ना। और ये कहां यूज होता है, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फैन में, हर जगह यूज होता है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। अब आप बोलोगे कि सर फर्क क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे पहचाना कि यहां पे नॉर्मल एक एक्सल है, 2 मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे लगभग सिस्टमैटिक चीज है, लेकिन यहां पे कार्बन बुशेस भी आ गया, ठीक है ना, एक रिंग है, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैल्वेनोमीटर अटैच है, और ये गैल्वेनोमीटर की वजह से आपको पता चलता है रीडिंग्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से काम करता है। यूजेस आप बता सकते हो, देखो प्रिंसिपल क्या, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए करंट इन द कॉइल, एंड इसी करंट को फ्लो होते करंट्स में फ्लोस होता है सर्किट के अंदर जो कॉइल की कनेक्टेड होता है। यूजेस क्या है, ये बैकअप प्रोवाइड करता है कहीं पे भी, इन्वर्टर मेरे पास भी है, वो भले जनरेटर की बात हो रही है, लेकिन मेरे पास तो इन्वर्टर है ना ऑफिस में, तो ऑफिस के लिए इन्वर्टर बहुत हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हॉस्पिटल्स होती हैं, ऑफिस बड़े बड़े होते हैं, उनमें जनरेटर्स लगता है जो कि बैकअप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइट चली गई तो जनरेटर चालू हो जाता है, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फॉर इमरजेंसी, लिफ्ट वगैरह में काम आ जाता है, ठीक है ना, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक रिएक्शन देख लो, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आता भी एग्जाम में, ठीक है ना। ये एक रिएक्शन देख लो, ठीक है। अब ये क्या पूछा है कि नेम द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन, सॉरी नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से है, एक है एसिटिक एसिड आपका दिख रहा है आपको, और दूसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो एक आपका एसिटिक एसिड है, एक आपका सोडियम कार्बोनेट है, लिख दिया आपने, CH3COOH और Na2CO3, याद रख लेना। Which gas comes out at the effervescence in the bigger test tube, यानी कि कौन सा गैस बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा गैस बाहर आ रहा है, दिख रहा है कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिएक्ट करोगे तो बट ऑब्वियसली पता है इसमें से बबल्स उठ के आएंगे, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लिख दिया, खत्म। ये ऑब्वियसली आपने जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो आपने समझा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। आज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको ऐसे आंसर करना है, बस दिमाग में रख लो और कुछ नहीं। इन द above experiment instead of sodium carbonate which chemical can be used to get the same product, यानी कि अगर यहां पे रिएक्शन में यहां पे सोडियम कार्बोनेट के बदले कोई और मुझे कंपाउंड यूज करना पड़े और मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी चेंज ना हो, तो मैं ऐसा क्या यूज कर सकता हूं, तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे यूज कर लो सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी का भाई है। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है, उसकी जगह पे वो यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड और कहां यूज होता है, तो एसिडिक एसिड यानी सिरका, जिसको बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन के लिए, और एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज ए रिएजेंट भी काम आता है, ठीक है ना, प्लास्टिक्स बनाने में हेल्प होता है, याद रहेगा, ठीक है। और क्या क्या है देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिफिकेशन वाला, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। तो ये क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन शोन, तो ये क्या है, स्टेरिफिकेशन, ठीक है, याद रखना। above chemical reaction in the form of balance equation, तो बैलेंस इक्वेशन लिखना है, क्या है यहाँ पे इथेनॉल है, साथ में इथेनॉइक एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों की रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो CH3 है, ठीक है ना, ये जो CH3COO है,
इस इथाइल ग्रुप के साथ, यहां पे इथेनॉल है मतलब इथाइल अल्कोहल है, तो इस इथाइल ग्रुप के साथ ये जो इथेनोएट है ये यहां पे जाके क्या बना रहा है, इथाइल इथेनोएट बना रहा है। तो ये बन गया इथेनोएट, ये आपका इथाइल इथाइल इथेनोएट बन गया, OH और ये H मिलके पानी बना देगा, वाटर बना देगा। तो इस प्रकार से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम लिखो और इसका यूज क्या है वो लिखो। तो अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है इथाइल इथेनोएट, जो कि एक क्या है, इसका यूज क्या है, ये है एक फ्लेवरिंग एजेंट, फ्रेग्नेंसेस, यानी कोई खाने का प्रोडक्ट में फ्लेवर्स जो आते हैं ना वो जनरल तौर पे ये प्रोवाइड करता है, फ्रेग्नेंसेस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहां पे पूछा है कि नेम द कैटलिस्ट, यानी इस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कौन सा यूज हो रहा है। तो आपको तो पता ही होना चाहिए कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो दो रिएक्शन में जब कैटलिस्ट डाला जाता है तो वो स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट आर द थिंग्स दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, या फिर वो हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन होने में। तो यहां पे कौन सा यूज हुआ है, जैसे हमने बताया आपको, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज हुआ है, तो लिख दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कितना इजी था, याद रहेगा। अब देखो ये तो बहुत फेवरेट है यार, सभी लोग का फेवरेट होना चाहिए, ये पूरा मैंने देखो लिख विक के रखा है, ये सब लास्ट ईयर के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ था। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लाइक कितने ग्रुप्स है, कितने ब्लॉक्स है, कितने रोज है, कितने पीरियड्स है, कौन कौन सा चीज है भाई, इसकी वैलेंसी कितनी है, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये सारी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो, मतलब जो तीसरा रो है उसमें नाम लिखना है और वैलेंसी लिखना है। तो तीसरा रो मतलब रो बोला है, हाँ रो बोला है ना कि कॉलम बोला है, एक बार चेक करो, हाँ रो बोला है, थर्ड रो। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तीसरा रो ये रहा, देखो थर्ड नंबर पे आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड नंबर पे ये आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो अगर आप देखोगे सोडियम 281 यानी वैलेंसी 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम 282 यानी वैलेंसी 2 हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम 2,8,3 यानी वैलेंसी 3 हो गया, सिलिकॉन वैलेंसी 4 हो गया, फास्फोरस 5 होता है मतलब वैलेंसी 3, 285 होता है ना तो वैलेंसी 3 हो गया, इसका वैलेंसी 2 हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, आर्गन 0, नोबल गैस है, नो वैलेंसी, ठीक है ना, इनर्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, यहां पे मैंने लिख के रखा है, देखो सोडियम का सबका वैलेंसी उसके साथ में लिख दिया, करेक्ट है। कोई भी एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से वैलेंसी ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो। भाई इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने तो आपको लिख के सॉल्व करा के बताया ना कि हाउ टू कैलकुलेट एनी वैलेंसी ऑफ एनी एटम, एनी एलिमेंट। लेकिन यहां पे मैं मुंह जवानी यानी मुंह से ही आपको 1 सेकंड के अंदर बता दे रहा हूं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, करेक्ट है। दिमाग का खेल है जो हमने आपको पढ़ाया हो, और जो बच्चे ने ईमानदारी से हमारे लेक्चर वीडियोस देखे हैं ना, अटेंड किया है ना, भले ही भगा के देखो 1.5 की स्पीड पे देखो, लेकिन आज भी मैं इंसिस्ट करूंगा कि भाई लाइव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्चर वीडियोस देखना। एक टाइम पे हमारे लाइव, मैं तो बोलूंगा देखो यार, लेकिन अगर लाइव देख रहे हो उसके अलावा भी समय बच रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई रिकॉर्डेड वीडियो जाके देख लेना, 1.5 की स्पीड पे लगा लेना, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 कर करके जो भी 4 4 5 5 लेक्चर्स है ना, छोटे छोटे होते हैं, उसको देख के खत्म करो भाई। इतना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कर लेना और क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना मैथ्स के एग्जांपल्स एंड बाकी चीजें, भाई एग्जाम में 90% आ जाएंगे आराम से। बाकी पिछले 5 साल से बच्चों को यही बता रहा हूं, और ला रहे बच्चे ईमानदारी से ला रहे एकदम, ठीक है ना। तो ये करके देखो, मजा आएगा आपको खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हाँ इसी में है, क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द रो इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या होता है ना, बीच में एक जिगजैग लाइन होती है, ये जिगजैग लाइन के इस तरफ जो भी होते हैं ना, मेनली हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे मेटल्स होते हैं। ये जिगजैग लाइन पे जो अटैच है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, ये सब सारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और ये जो होते हैं ना राइट की तरफ, ये सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल्स। तो एग्जांपल लिखना है तो आप लिख दो, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर मेटल्स। ये सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या हो गया, मेटलॉइड्स। और यहां पे लिख दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। समझ में आया, क्लियर है, याद रहेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो और क्या है, हाँ ये वाला भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, CH3 मतलब ये इथेन है। तो इथेन इज नथिंग बट योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी ये इथीन है, ठीक है ना, अल्कीन का ग्रुप है, इथीन है। तो इथीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिख दिया। ओके, अब और क्या पूछा है इसमें, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर 1 and 2, ठीक है ना, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जहां आपको बॉन्ड दिख रहा है मतलब डैश दिख रहा है, वहां पे सिर्फ 2 बिंदु लगा दो बस, और कुछ नहीं। तो C 2 बिंदु H, C 2 बिंदु H, C 2 बिंदु H लिख दिया। उसी प्रकार इनके बीच में बॉन्ड है तो बीच में 2 बिंदु आ गया, फिर C आ गया, फिर 2 बिंदु इधर H, 2 बिंदु इधर H, 2 बिंदु इधर H, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, 2 डॉट से बनते हैं, याद रखना।
सेम उसी प्रकार इसको भी, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है इसके लिए 1 2 3 4, बाकी सेम वैसे ही हो गया। इसके अलावा डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज मैंने आपको बताया क्या होता है, ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड के अंदर, जिसमें भले ही मेंबर्स डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक CH2 ग्रुप एडिशन लगाओगे तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3OH, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, लेकिन एक और मैं CH2 ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा CH3CH2OH, ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, लेकिन फिर उसके बाद मैं एक और CH2 ऐड कर दूंगा तो CH3CH2CH2 हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आप जितने CH2 बढ़ाते जाओगे उसके प्रकार से वो बढ़ता जाएगा, लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब एन ब्यूटाइल जो भी रहेगा वो ऐसे, सिर्फ प्रोपाइल और ब्यूटाइल हम नहीं बोल सकते, ये इथाइल तक ही होता है। उसके अलावा एन मतलब जब 3 कार्बन आ जाते हैं तो उसमें या तो एन प्रोपाइल होता है या फिर आइसो प्रोपाइल होता है, तो वो बात की बात है जब आप 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ोगे, बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी होता है केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे और बात कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देख लेंगे। ये वाला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्या है, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आईयूपीएसी नेम इथीन होता है, इथाइलिन मतलब आईयूपीएसी नेम में इथीन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है ना। एसिटिलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, मतलब ये होता है इथाइन होता है, ठीक है ना। एसिडिक एसिड CH3COOH होता है, इथेनॉल एसिड उसका आईयूपीएसी नेम है, याद रखना। मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, मिथेनॉल इसका याद रखना। एसीटोन होता है प्रोपेन 2ONE, ठीक है ना, प्रोपेन 2ONE मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे वीडियो जाके देखो, आईयूपीएसी नेम का इतना डिटेल पढ़ाया हुआ है ना, कोई बच्चा ना इतने बड़े बड़े नाम दे दो तो भी आईयूपीएसी नेम लिख कर आ जाएगा आराम से। और ये वाला देख लो, एक देख लो, ये क्या है, फिल इन द बॉक्सेस है, ये कुछ ऑप्शंस दिए, इस बॉक्सेस में फिल करना है। जैसे क्या बोल रहा है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड इनटू, कितने ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है, लिख दिया 4 ब्लॉक्स। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, अब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 और 2 जो होता है वो S ब्लॉक होता है, ठीक है, फिर 13 से लेके 18 तक वो आपका P ब्लॉक होता है, बीच के जो होते हैं वो D ब्लॉक्स होते हैं, और उसके नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो होते हैं वो आपका F ब्लॉक होता है। तो वही चीज पूछी अलग अलग तरीके से आपको लिख देना, और बाकी बहुत ईजी है भाई। थोड़ा भी अगर आप लेक्चर वीडियोस देखते हो, टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, और जो मैंने आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है वो पढ़ लेते हो ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रहा हूं, भर भर के दे रहा हूं यार आप लोग को, ये कर लोगे ना भाई 90% बहुत इजी है निकालना। तो आपकी बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स लिख डालो कमेंट में, और लग जाओ रेस में, लग जाओ पढ़ाई करने में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में मार्क्स आने वाले, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपके राहुल सर, राहुल दादा आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो और लेक्चर्स देखते रहो, शेयर करते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि यार कहीं ना कहीं बाकी बच्चे भी इस चीज का फायदा उठा सके। बहुत सारे बच्चे आज भी लोगों को पता नहीं चलता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनको गाइड करो और सीधा सीधा बोल दो भाई JR ट्यूटोरियल्स पे आ जाओ, सारे चीजों का प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को देख लोगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लाइव रिवीजन भी चलेंगे एग्जाम्स के समय, एग्जाम्स के पहले 1 महीना लगातार लाइव आएंगे, तो उसमें जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऐसे वाले वीडियोस अपलोड होते हैं ना, उसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बस उतना देख लोगे भाई, मस्त सोने पे सुहागा आराम से। 80-90% तो कहीं नहीं जाएंगे, हर बच्चे के आराम से आएंगे, बस मन लगा के आप लोग को अपने एंड से प्रैक्टिस और मेहनत करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।